हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी चल रही होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए जो कि जुलाई में शेड्यूल्ड है, पोस्टपोन हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास और परिवेश की, जो कि कम एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये आने वाला है लेखपाल के एग्ज़ाम में पूरे 25 मार्क्स का। तो इसलिए हम इसमें यहाँ पर जो हमारी सीरीज़ चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आज से स्टार्ट होने जा रही है, उसमें हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस को रिवाइज़ करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में वीडियो की तैयारी आप करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको इस चैनल पर जीएस की वीडियोस भी मिलने जा रही हैं और साथ ही साथ मैथमेटिक्स की। तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अगर आपके लिए यूज़फुल वीडियोस हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसको बांटा जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो किस वर्ग में भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जमींदार वर्ग या काश्तकार वर्ग। दूसरा है जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग। तीसरा है जनजातीय समाज और कृषक समाज। चौथा है उच्च जाति या निम्न जाति समूह। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शन एग्ज़ाम में आपके पास होंगे और आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर एक ऑप्शन चूज़ करना होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो भारत का ग्रामीण समाज है उसको किस में बांटा जा सकता है? उसको बांटा जा सकता है ऑप्शन सी, जनजातीय समाज और कृषक समाज में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय समाज और कृषक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, छोटे खसकों का मापन होता है। छोटे खसकों का मापन किसके द्वारा किया जाता है? अगेन आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं और इनका आंसर हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। आप अपनी तरफ से पहले अपने आंसर को मार्क कीजिए और फिर उसको चेक कीजिए कि वो ऑप्शन सही है या नहीं। छोटे खसकों का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा डी, यानी कि साधारण चेन से। तो आपको याद रखना है कि जो छोटे खसके होते हैं उसका मापन किया जाता है साधारण चेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सर टॉमस मुनरो कौन से राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? टॉमस मुनरो जो थे वो कौन से भू राजस्व के बंदोबस्त से, ज़मीन का जो बंदोबस्त अंग्रेज़ों के टाइम में किया जाता था, तो वो कौन से बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको सही आंसर मार्क करना है। अगर हम बात करें सर टॉमस मुनरो की, तो वो रिलेटेड थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, टॉमस मुनरो कौन से बंदोबस्त से रिलेटेड थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? लेखपाल के जो कागजात हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको बताना है। अगेन आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको राइट आंसर मार्क करना है। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, अपना राइट आंसर आप मार्क कीजिए कि लेखपाल के कागजात पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि राजस्व अधिकारी। लेखपाल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर साइन करता है जो राजस्व अधिकारी होता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण इकोनॉमी है, उसमें तीव्रता से क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो उसका प्रमुख कारण क्या है? अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है एंड यू हैव टू मार्क द राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर आप मार्क कीजिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन का प्रमुख कारण यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। 5th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रमुख कारण यहाँ पर पूछा है, तो प्रमुख कारण क्या है? सरकार द्वारा नियोजित जो योजनाएं हैं, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं गांव में लाई जा रही हैं जिससे लोग अवेयर हो रहे हैं। तो मेन कारण जो होगा वो क्या होगा? सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
सिक्स्थ कहता है भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची में है। यानी कि हमें पता है संविधान में 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर जो भूमि सुधार से संबंधित विषय हैं वो संविधान की 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची में है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि जो भूमि सुधार है वो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 7th में। और किसकी 7th अनुसूची में है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भूमि सुधार हैं वो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 31B निम्न में से किससे संबंधित है। हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 31B है वो किससे संबंधित है। अगेन यू हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू मार्क द राइट वन। तो अपना राइट आंसर अपनी नॉलेज से आप मार्क कीजिए, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि राइट आंसर क्या होने वाला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B किससे रिलेटेड है। तो 31B जो रिलेटेड है वो इन सभी से रिलेटेड है। ये जो चारों ऑप्शन है इन सभी से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं इनमें क्या है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों का विधिमान्य किए जाने से संबंधित, भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित, और अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित। तो इसको आप पॉज करके आराम से चारों ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस पढ़ लीजिए कि जो आर्टिकल 31B है ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की। ठीक है, यहाँ पर आपसे व्यवस्था पूछी गई है, व्यवस्था का नाम देकर पूछा गया है कि शुरुआत किसने की। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भूधारण प्रणाली जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, भू व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसकी शुरुआत किसने की थी भारत में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टॉमस मुनरो। जो कि हमने अभी पढ़ा कि टॉमस मुनरो ने किसकी शुरुआत की थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की। वही ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 9th पर मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है भारत में किस राज्य ने 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था। 1995 में कौन से स्टेट ने राजस्व मंडल को विघटित कर दिया था। हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल। यू हैव 4 ऑप्शंस, यू हैव टू मार्क द राइट वन। 9th क्वेश्चन का आपको आंसर मार्क करना है कि 1995 में राजस्व मंडल विघटित किसने किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ने, यानी कि वेस्ट बंगाल ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है जिला प्रशासन के स्तर क्या है। जिला प्रशासन के कौन से स्तर हैं ये बताना है आपको। जिला प्रशासन के स्तर हैं जिला, तहसील, उपखंड या फिर ये सभी। तो जिला प्रशासन का स्तर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस जिला प्रशासन का जो स्तर होता है वो होता है तहसील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिला प्रशासन का स्तर क्या होता है? तहसील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 जिला दंडनायक होता है। जिला दंडनायक कौन होता है? जिला जज, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या फिर ये सभी। जिला दंडनायक ये कौन होता है? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिला कलेक्टर। जो जिला कलेक्टर होता है वो जिला दंडनायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 12th कहता है राजस्व मंडल और राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से क्या तात्पर्य है। एक होता है राजस्व मंडल, एक होता है राजस्व प्रशासन। तो इसमें जो राजस्व शब्द है उसका क्या मतलब है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको सही आंसर मार्क करना है। तो राजस्व का मतलब होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भू राजस्व और कृषि। भूमि का जो राजस्व होता है और जो कृषि होती है उससे रिलेटेड ये वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। भूमि सुधार के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, या पंचायती राज संस्थाओं के पास, या फिर केंद्र और राज्य दोनों के पास।
जो भूमि सुधार के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है वो होती है राज्य सरकार के पास। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 14th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है किसके पास? जो पटवारी का इलाका होता है उसका सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है? तो पटवारी के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पटवारी इलाके का रिकॉर्ड होता है पटवारी के पास। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। किस उपकरण का प्रयोग भूमि मापन में नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन है, इनमें से किसका यूज़ भूमि मापन में नहीं किया जाता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, जरीब, कंपास, थियोडोलाइट और बैरोमीटर। बैरोमीटर तो साइंस में यूज़ होता है कुछ मापने के लिए, तो ज़मीन का नहीं होगा ये। जबकि ज़रीब, कंपास और थियोडोलाइट ये भूमापन में यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो करेक्ट होगा, वो भूमि मापन में यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16th कहता है भूमि की पैमाइश, पैमाइश का मतलब होता है नाप, उसका कार्य कौन सा विभाग करता है? भूमि की नाप या भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। भू पैमाइश का काम कौन सा विभाग करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्व विभाग। जो राजस्व विभाग होता है वो भूमि के पैमाइश का क्या करता है, कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? मीट्रिक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं कि मीट्रिक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं। यू हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है, यू हैव टू मार्क योर राइट आंसर। तो मीट्रिक जरीब में होती हैं 100 कड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 100 कड़ियाँ होती हैं मीट्रिक जरीब में, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका मतलब ये सारी इकाई क्या है, भूमि मापने की है। सबसे छोटी इकाई पूछी है, इनमें से कौन सी है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है भूमि मापने की, ये आपको बताना है। एकड़, बीघा, बिस्वा और बिस्वांसी में से सबसे छोटी भूमापन की इकाई जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिस्वांसी। जो बिस्वांसी है वो उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की सबसे छोटी इकाई है। 19 क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इंटरनेशनल यूनिट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ किया जाता है। तो भूमि मापन की ऐसी इकाई जो इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेक्टेयर। हेक्टेयर भूमि मापन की ऐसी इकाई है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ किया जाता है। 20th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पारंपरिक तौर पर आपसे पूछ रहा है कि किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। पारंपरिक तौर से यानी कि पहले से चला आ रहा है जो कि भूमापन का, वो किससे किया जाता है? भारत में। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जरीब। जरीब का यूज़ किया जा रहा है पारंपरिक तौर पर भारत में भू क्षेत्रफल के मापन के लिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21st क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21st क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी वो यंत्र क्या कहलाता है जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा है और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा है और उसके फ्रेम में समान दूरी पर एक एक जरीब का अंतर बतलाने वाले छेद होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब आप इसका आंसर दीजिए। 21 क्वेश्चन का आंसर दीजिए 21st का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं किसकी हैं, कंघी की हैं। 15 सेंटीमीटर लंबा और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है कंघी, ऑप्शन नंबर सी। 22nd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य कौन करता है? गांव में भू राजस्व की जो वसूली होती है उसका कार्य कौन करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, यू हैव टू मार्क द राइट आंसर। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, पटवारी करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 23rd क्या कहता है? पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है, यानी कि
पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन सा अधिकारी करता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो पटवारी के कार्यों का जो निरीक्षण करता है वो करता है गिरदावर कानूनगो। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 23rd का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करता है गिरदावर कानूनगो। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 24th क्वेश्चन कहता है संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है वो कौन सा अनुच्छेद है। इसमें जिला कलेक्टर के कार्यकाल की बात की गई है, वो कौन सा आर्टिकल है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 311 311 अनुच्छेद 311 में जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th कहता है एक गनतारी जरीब की लंबाई कितनी होती है। एक गनतारी जरीब की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो जल्दी से आप अपना मार्क कीजिए, फिर हम राइट आंसर की ओर मूव करेंगे। एक गनतारी जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 132 फुट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 फुट होती है एक गनतारी जरीब की लंबाई। सो गाइज़ ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है और क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं, इम्पॉर्टेंट लगे हैं, तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दें और जाने से पहले आपके जितने भी ग्रुप्स हैं और आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे, तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और चैनल के साथ बने रहें। अगर आप लेखपाल की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, कम समय में अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। सो गाइज दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।